जय हिंद साथियों, इंडियन एजुकेशन हिस्ट्री में आपका स्वागत। आइए हम देखते हैं लुसेंट सामान्य ज्ञान जो सब्जेक्टिव सेशन है, इसका 16वां अध्याय होगा ब्राह्मण समाज। तो ब्राह्मण साम्राज्य देखेंगे तो आइए इसमें देखते हैं सबसे पहले शुंग एवं कण्व वंश। तो शुंग वंश एवं कण्व वंश सबसे पहले देखेंगे पुष्पमित्र शुंग। अगर हम बात करें दोस्तों तो पुष्पमित्र शुंग जिसने मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। तो पुष्पमित्र शुंग ने मगध पर कौन से वंश की नींव डाली? तो शुंग वंश, जो कि ब्राह्मण जाति का था। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित किया था। तो शुंग वंश ने यानी शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित किया? विदिशा। इंडो यूनानी शासक मिनांडर को पुष्पमित्र शुंग ने पराजित किया था। तो मिनांडर को कौन? पुष्पमित्र शुंग ने पराजित किया था। पुष्पमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया और इनके लिए पतंजलि ने अश्वमेध यज्ञ करवाए भी थे। भरूत स्तूप का निर्माण पुष्पमित्र शुंग ने ही करवाया था। भरूत स्तूप पुष्पमित्र शुंग। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति हो जाएगा और इसकी हत्या 73 ईस्वी पूर्व में वासुदेव ने कर दी और मगध की गद्दी पर कण्व वंश की स्थापना हुआ। कण्व वंश का अंतिम शासक सुशर्मा हुआ। कौन सा? सुशर्मा। अब है दोस्तों सातवाहन राजवंश। तो सातवाहन जो राजवंश है, सिमुक ने 60 ईस्वी पूर्व में सुशर्मा की हत्या कर दी। तो सुशर्मा की हत्या कौन किया? सिमुक ने किया। कब? तो 60 ईस्वी पूर्व में और सातवाहन वंश की स्थापना कर दी। सातवाहन जो कि आंध्र वंश शासकों ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान गोदावरी नदी किनारे स्थापित किया। प्रतिष्ठान महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित। सातवाहन वंश के प्रमुख शासक थे दोस्तों सिमुक, सातकर्णी, गौतमी पुत्र सतकर्णी, वशिष्ठ पुत्र पुलवामी, यज्ञश्री सातकर्णी। सतकर्णी ने 2 अश्वमेध और 1 राजसूय यज्ञ किया था। तो सतकर्णी ने 2 अश्वमेध और 1 राजसूय यज्ञ किया था। सातवाहन शासकों के समय प्रसिद्ध साहित्यकार हाल एवं गुणाढ़ था। हाल ने गाथा सती, गुणाढ़ ने बृहत कथा नामक पुस्तक की रचना किया था दोस्तों। सातवाहन ने चांदी, तांबे, शीशे सर्वाधिक शीशा का सिक्का चालू किया। तो सातवाहन ने सबसे अधिक कौन सा सिक्का प्रचलित किया था? तो शीशा का। पोटीन और कांसे के मुद्राओं का भी प्रचलन सातवाहन ने ही किया था। सातवाहन अपना सिक्का ढालने में जिस शीशा का इस्तेमाल करते थे उसे रोम से मंगाया जाता था। किससे? तो रोम से। ब्राह्मण को भूमि अनुदान जो देने की प्रथा का आरंभ सातवाहन शासकों ने ही सबसे पहले किया था। भूमिदान का सर्वप्राचीन जो पुरालेखीय प्रमाण जो है शताब्दी ईस्वी पूर्व में सातवाहनों के नानाघाट अभिलेख में मिलता है, जिसमें अश्वमेध यज्ञ में एक गांव देने का उल्लेख। सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृतिक और लिपि ब्राह्मी थी। सातवाहन की राजकीय भाषा क्या थी? प्राकृत और लिपि ब्राह्मी। सातवाहनों से हमें मातृ सदात्मक ढांचे का आभास भी मिलता है दोस्तों। इनके राजाओं के नाम उनकी माताओं के नाम पर रखने की प्रथा थी, जैसे गौतमी पुत्र, वशिष्ठ पुत्र आदि। लेकिन सातवाहन जो है राजकुल पितृसत्तात्मक था, क्योंकि राज सिंहासन का उत्तराधिकारी पुत्र ही हुआ करता था। सातवाहन शासकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का काम गौलमिक को सौंप रखा था। गौलमिक एक सैनिक टुकड़ी का प्रधान होता था। गौलमिक कौन था? तो गौलमिक जो है एक सैनिक टुकड़ी का प्रधान होता था, जिसमें 9 रथ, 9 हाथी, 25 घोड़े, 45 पैदल सैनिक होते थे। सातवाहनों की महत्वपूर्ण स्थापत्य कृति है कार्ले का चैत्य, अजंता एलोरा की गुफाओं का निर्माण, अमरावती कला का विकास। सातकर्णी तथा अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापंथ के स्वामी कहे जाते थे। सातवाहन राज ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किया। तो कौन सा जो है राज उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किया? तो सातवाहन। अब है दोस्तों चेदी राजवंश, जिसके कलिंग के चेदी राजवंश। तो अशोक के मृत्यु के उपरांत संभवतः प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व में कलिंग में चेदी राजवंश का उदय हुआ। तो कलिंग में चेदी राजवंश का उदय कब हुआ? अशोक के मृत्यु के उपरांत। और इसकी जानकारी हमें हाथी गुफा अभिलेख जो कि भुवनेश्वर उड़ीसा से मिलती है। खारवेल इस वंश का एक प्रतापी शासक हुआ करता था। खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था। उसने जैन मुनियों के लिए उदयगिरी की पहाड़ी में गुफा का भी निर्माण करवाया था। तो दोस्तों खारवेल कौन से धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म। वह जैन धर्म को मानता था। उसने जैन मुनियों के लिए उदयगिरी की पहाड़ी में
गुफा का निर्माण भी करवाया था। तो दोस्तों 16वां अध्याय समाप्त होता है। अगर ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।